हेलो एवरीवन, पार्ट 2 में आपका स्वागत है। पूरे जोश के साथ बैठ जाइए और मेरे साथ तैयारी कीजिए। अब 20 प्रश्न लेकर आई हूँ मैं आपके लिए, जिनको पेपर में देखते ही आंसर लगा देने वाले हो, लिख देने वाले हो। तो चलो हम शुरुआत करते हैं। व्रत में अधिक से अधिक कितनी जीवाएँ खींची जा सकती है? पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जीवाएँ क्या होती है। बहुत से बच्चों को तो पता ही नहीं है कि जीवाएँ क्या होती है। जीवाएँ जो इस तरह से खींची जाती है, आपको समझ में आ रही है? इस तरह से। और व्रत की सबसे बड़ी जीवा होती है व्यास। अगर हमारे इस जीवा से संबंधित 2 प्रश्न बनते हैं कि व्रत में कितनी जीवाएँ खींची जा सकती है, तो कितनी खींची जा सकती है? बहुत सारी खींच रहे तो बहुत सारी खींच रहे, तो हमारा आंसर क्या हो गया? अनंत। व्रत में कितनी जीवाएँ खींची जा सकती है? अनंत। और व्रत की सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है? व्यास। तो हमारे 2 प्रश्न तो अगर प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं तो हम यहाँ पर एक से जीवाओं से संबंधित 2 प्रश्न हल कर सकते हैं। व्रत में कितनी जीवाएँ खींची जा सकती है? अनंत। और व्यास सबसे बड़ी जीवा होती है। बिंदु -3, 5 कौन से चतुर्थांश में होगा? तो पहले तो आपको चतुर्थांश समझा देती हूँ मैं। ये क्षैतिज और ये ऊर्ध्वाधर। अगर परीक्षा में आपसे पूछा जाता है क्षैतिज अक्ष किसे कहते हैं, क्षैतिज रेखा, तो वो होती है एक्स अक्ष। और ऊर्ध्वाधर के लिए पूछा जाता है तो वो होती है वाई अक्ष। अब प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और ये है चतुर्थ चतुर्थांश। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और ये चतुर्थ। ठीक है। अब इसमें x के सारे निर्देशांक प्लस के आने वाले हैं, यहाँ पर भी y के निर्देशांक प्लस में आने वाले हैं, यहाँ पर x के निर्देशांक माइनस में आएंगे और y के निर्देशांक प्लस में आने वाले हैं। और यहाँ पर x के निर्देशांक माइनस में और ये y के निर्देशांक भी माइनस में होंगे, तो दोनों माइनस के आएंगे। चतुर्थ चतुर्थांश में x तो प्लस रहेगा लेकिन y निर्देशांक माइनस हो जाने वाले हैं। बस ये इतना सा ध्यान रखना है। अब हमारा प्रश्न क्या है? -3 -3 5 कौन से चतुर्थांश में होगा? तो पहले तो चिन्ह देख लो, माइनस और दूसरा चिन्ह है प्लस, तो ये होगा हमारा कौन सा चतुर्थांश हो गया? ये द्वितीय। इसका आंसर क्या हो गया? द्वितीय चतुर्थांश। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लिखो। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमें बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि इस पर आधारित हमें 2 नंबर का 3 नंबर का सवाल भी आने वाला है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लिखो। तो कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर θ/360 गुणा πr²। यहाँ पर ये वृत्त है, ये वृत्त में इस तरह से ये 2 त्रिज्याएँ हैं और त्रिज्याओं के बीच में ये थीटा कोण है। इस तरह से थीटा कोण देंगे तो इस तरह से बनने वाला हमारा क्या कहलाता है? त्रिज्यखंड। ये हमारा क्या हो गया? त्रिज्यखंड। और तो इसका सूत्र क्या हो गया? कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर θ/360 गुणा πr²। जहाँ पर वो थीटा का मान 30 डिग्री 60 डिग्री जो भी देगा उसका मान यहाँ रख देना है। पाई का मान 22/7 और अगर 22/7 के अलावा कुछ और देता है 3.14 तो वो रख देना। आर इसकी त्रिज्या रहेगी। जब मैं बता रही हूँ आपको कि ये थीटा है तो ये त्रिज्याएँ हैं, तो इसका बस मान रखना है फॉर्मूले में। और हमें ये 1 नंबर में भी आने वाला है, 2 नंबर में भी आपको मिल जाने वाला है, 3 नंबर में भी इस पर आधारित सवाल मिल जाने वाला है डायरेक्ट फॉर्मूला बेस पे। इसके बाद में हमारा 24 प्रश्न है, बहुलक ज्ञात करने का सूत्र लिखो। बहुलक ज्ञात करने का सूत्र बहुत आसान है, L + F1 - F0 बटा 2F1 - F0 - F2 और इसको कोष्टक में बंद कर देना है और गुणा H। ये हमें ऐसे कैसे सूत्र को याद रख लेना है। अगर 1 नंबर में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो हम इसको टिक कर देंगे। लिखने के लिए बोला जाता है तो हमें ऐसे कैसे ही लिख देना है। अब इसमें L, F1, F0, F1 ये और H, इनके बारे में मैं आपको जब ये इनको पढ़ाऊँगी तो मैं आपको इनके बारे में बताऊँगी। अभी हमारा काम केवल पूरी किताब को एक सरसरी नज़र से देख लेना है और 1-1 नंबर के सारे सवाल हमें हल कर देना है। तो हमें डायरेक्ट सूत्र याद रखना है, L + F1 - F0 बटा 2F1 - F0 - F2 गुणा H। इसके बाद में है माध्य ज्ञात करने का सूत्र लिखो। माध्य ज्ञात करने का सूत्र L + n/2 - CF/F
इंटू एच। इस माध्यक ज्ञात करने का सूत्र ये 1 नंबर में आ सकता है, 2 नंबर में आ सकता है लिखने के लिए, और 4 नंबर का हमारे पास सवाल आने वाला है तो उसमें माध्यक ज्ञात करने के लिए इसी सूत्र का अप्लाई करना है। तो यह सूत्र हमारे पूरे पेपर में बहुत काम आने वाले हैं और इनको हमें याद रखना है अच्छे से। इसके बाद में हमारा माध्य बहुलक माध्यक में संबंध बताइए। माध्य बहुलक में संबंध, इसका संबंध होता है 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। अब इस जगह पे हमें क्या चीज़ याद रखनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। हमें याद रखना है कि जब भी माध्य बहुलक माध्यक में संबंध पूछा जाए तो हमारा आंसर होने वाला है, अगर लिखने के लिए बोला जा रहा है तो 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। ठीक है, लेकिन अब ऑब्जेक्टिव में जब हमसे ये सवाल पूछा जाता है तो इनको ये बदल कर पूछ लेता है। किस तरह से बदल के पूछ लेता है वो मैं आपको बताती हूँ। पहला तो इस तरह से ही ऑप्शन में दे सकता है कि निम्न में से माध्यक बहुलक और माध्यम में संबंध है, तो हमें पहला उसने बदल के दे दिया कि 3 माध्यक को तो यहीं रहने दिया, 3 माध्यक, और इस माध्य को इधर लिया है 2 माध्य बराबर बहुलक। अगर ऐसे मिलने वाला है तो हमें यही टिक करना है। ये सब इसी से इसके इतने सारे भाग बन जाने वाले हैं। या फिर इसने लिख दिया बहुलक को यहीं छोड़ दिया, इसको इधर लिया है, तो हमारा नया इसका भाग क्या बन गया, बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस इसको इधर लेके जा रहे हैं तो 2 माध्य। इस तरह से हमारे ये 1, 2 और 3 तरीके से हमें एग्ज़ाम में मिल सकता है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है कि हमने तो ये याद किया था, परीक्षा में हमारे पास इस तरह से आ गया बहुलक बराबर ये, तो हम अब घबरा जाते हैं। घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बिल्कुल भी इसका देखना है कि बहुलक बराबर इसने इसको इधर लेके गया है तो माइनस का हो गया पक्षांतरण करने पर, और हमारा नया फॉर्मूला इस तरह से बन गया। अब ये इसके अलावा तीसरे रूप में क्या देख सकता है, 2 माध्य को यहीं छोड़ दे, 2 माध्य को यहीं छोड़ दे, 2 माध्य बराबर, अब बहुलक को उसने उसमें से घटा दिया। तो इस रूप में भी अगर हमको परीक्षा में मिलता है तो बिल्कुल बिना घबराए ये वाले पे टिक कर देना है, और मिलने वाला है। इस तरह से घुमाकर अगर आपको प्रश्न मिलता है इजी रूप में, अगर सीधा सीधा मिलता है लिखने के लिए बोला जाता है तो ऐसे लिखना है, और अगर इस तरह से घुमाकर देता है तो इसके ही कितने 4 पार्ट हो गए, 4 पार्ट में से किसी भी तरह ऑब्जेक्टिव में आए हमको टिक कर देना है। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। इसके बाद में हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 27वां प्रश्न। 27वां, शून्यकों का योग लिखिए। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल का सूत्र होता है शून्यकों का योगफल बराबर -b/a। -b/a कहाँ से लिखा है, बहुपद। इस रूप में हमारी समीकरण हमें मिलने वाली है ax² + bx + c बराबर 0। तो जब हमें इस तरह की समीकरण मिलने वाली है ax² + bx + c बराबर 0, तो यहाँ पर योगफल का सूत्र क्या लिख रहे हैं, शून्यकों का योगफल का सूत्र -b/a। b कहाँ से लिखेंगे, x का गुणांक, a कहाँ से लिखेंगे, x² का गुणांक, ये हमारा योगफल हो गया। ठीक है, इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है शून्यंकों का गुणनफल। शून्यंकों का गुणनफल का फॉर्मूला का आंसर होता है शून्यंकों का गुणनफल c/a। ये कहाँ से लिखा है, ये भी इसी से लिखा है। ये तो c हो गया, ये a हो गया, तो c/a ये हमको याद रखना है। एक नंबर में ये सवाल पूछे जाएंगे। विविक्तिकर, अगला सवाल है विविक्तिकर लिखो। अगला सवाल है हमारा विविक्तिकर लिखो। विविक्तिकर में क्या है, इसको विवेचक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, विवेचक भी कहते हैं। तो इसका क्या हो गया, विवेचक क्या होगा यार, विविक्तिकर कह दो, विवेचक कह दो। इसका क्या हो गया, b² - 4ac। ये हमें याद रखना है। विविक्तिकर नाम से आए, विवेचक नाम से आए, हमें घबराना नहीं है और इसका लिख देना है। विविक्तिकर की तीनों मूलों की प्रकृति लिखो। अब तीनों मूलों की प्रकृति लिखनी है हमें। विविक्तिकर या विवेचक, पहले तो दिमाग में ये बिठा लें। तो पहली कंडीशन होती है b² - 4ac। अगर 0 से बड़ा मान आता है, इसको निकालने पर 0 से बड़ा मान आने पर हमें 2 भिन्न वास्तविक मूल प्राप्त होते हैं। ठीक है,
फिर अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, यानी अगर इसका विवेचक में ए बी सी का मान रखने पर 0 प्राप्त होता है तो 2 बराबर वास्तविक मूल निकलेंगे। और यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, मतलब 0 से छोटी मान आए यानी माइनस में चला जाए तो कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। अब हमारे पास ऑब्जेक्टिव पेपर में अगर वास्तविक मूल नहीं लिखा आता है तो हम उस पर टिक कर देंगे, और उसकी जगह अगर काल्पनिक लिखा आ रहा है तो इस या काल्पनिक लिखा आता है तो काल्पनिक पर टिक कर देंगे। जहाँ 0 से छोटा आ जाता है ना बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान, वहाँ पर काल्पनिक मूल हो जाते हैं, वास्तविक मूल नहीं। इन दोनों में से जो भी लिखा आने वाला है उस पर टिक करना है। इसके बाद में हमारा प्रश्न है विविक्ति कर की तीनों मूलों की प्रकृति हम बताई दी, बी स्क्वायर माइनस 4ac वाली। एपी का nवां पद ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। एपी का nवां पद ज्ञात करने का सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1d, जहाँ पर ए प्रथम पद है और डी सार्वंतर है। ठीक है, बस इतना सा लिखना है। 31वां प्रश्न है हमारा, 32वां प्रश्न, एस एन ए पी के प्रथम n पदों का योग का सूत्र लिखिए। एस एन ए पी के प्रथम n पदों का योग का सूत्र एस एन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1d, जहाँ पर a प्रथम पद है, d सार्वंतर है। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है प्रथम n धन पूर्णांकों का योग लिखो। प्रथम, अब यहाँ पर ध्यान देना, प्रथम n धन पूर्णांकों का योग लिखना है। प्रथम n धन पूर्णांकों का योग लिखने के लिए हमारे पास प्रथम n धन पूर्णांक कौन से हो गए 1 2 3 और ये n तक के, इस तरह से हमें लिखना है। तो इसमें प्रथम पद क्या हो गया a बराबर 1 और अंतिम पद हो गया n, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा एस एन बराबर n 1 प्लस n बटा 2। तो ये हमें याद रखना है, ये आपके उदाहरण 14 है 14 नंबर और पेज नंबर 122 पर आपको ये मिल जाएगा। इसको बहुत अच्छे से करके जाए, 1 नंबर में 2 नंबर में या 3 नंबर में भी ये आपको मिल जाएगा, मिल सकता है पेपर में, ऐसा मेरा अनुमान है। इसके बाद में 34 क्वेश्चन है बिंदु पी एक्स वाई की मूल बिंदु से दूरी लिखो। बिंदु पी एक्स वाई की मूल बिंदु ओ 0 0 से दूरी ओ पी बराबर √x² प्लस y²। ठीक है, इसके बाद में 35 दूरी सूत्र लिखो जब 2 बिंदु दे रखे हों। जब 2 बिंदु दे रखे हैं, एक बिंदु दे दिया x1 y1 और दूसरा बिंदु दे दिया x2 y2, तो दूरी क्या होगी PQ, और उसका सूत्र होगा PQ बराबर √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। पूरा अंडर लगाना है, स्क्वायर इसका है, x2 में से x1 घटाया है, y2 में से y1 घटाया है, ये तुम्हारा दूरी सूत्र हो गया। इस पर आधारित सवाल भी मिलने वाले हैं और सूत्र भी आने वाले हैं। विभाजन सूत्र, अब विभाजन सूत्र लिखिए। विभाजन सूत्र में बच्चे गलती क्या करते हैं कि x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2 इतना ही लिखकर छोड़ देते हैं। ये विभाजन सूत्र नहीं हुआ, ये तो विभाजन सूत्र में एक निर्देशांक हुआ x, इसके साथ साथ हमें y भी लिखना है जो होगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2, तो विभाजन सूत्र हो गया। इसके बाद में 37 प्रश्न है जब 3 बिंदु दिए हों तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र। जब 3 बिंदु दिए हों त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, जब a x1 y1 b x2 y2 और c x3 y3 दिया है तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा 1/2 x1। अब यहाँ ध्यान देना, x1 पर ख़त्म हुआ है तो हमें कोष्टक में y2 माइनस y3 लिखना है, ये तरीका है याद करना है। x2 फिर x2 पर ख़त्म हुआ है तो y3 माइनस y1 लिख रहे हैं, प्लस x3 के बाद में कोष्टक में y1 माइनस y2, तो ये इस तरह से हमारा पूरा सूत्र हो जाता है। 38 घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल लिखो। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई पर ख़त्म हुआ है फिर यहाँ से शुरू कर देना है प्लस करके, चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। घनाभ का आयतन, इसके बाद में जो हमारा 39 प्रश्न है वो है घनाभ का आयतन, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। फिर 40वां प्रश्न है हमारा घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखो। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाने वाला है 6 गुणा भुजा स्क्वायर। इस तरह से हमारे 20 प्रश्न आज के वीडियो में मैंने आपको समझा चुकी हूँ।
मैं पार्ट थर्ड, जो मेरा पार्ट थर्ड वीडियो होगा वो भी आप ध्यान से देखें। उसमें और भी मैं एक एक नंबर के आपके सारी किताब के सूत्र बताने वाली हूँ जो बचे हुए हैं। मोस्टली 10 या 15 सूत्र और बचे हैं जो एक एक नंबर में आने की पूरी पूरी संभावना है। तो मेरा पार्ट थर्ड वीडियो जो मैं आपको सेंड करने वाली हूँ वो भी ज़रूर देखें और मैथ्स की तैयारी करें मेरे साथ। मैथ्स को मुझे कमेंट करके बताएं आप सभी तैयारी कर रहे हैं और महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आप आसानी से इनको समझ पाएंगे। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। तो अभी दीजिए इजाज़त, नमस्कार।